Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to start our new chapter of chemistry, chapter number 14 biomolecules. ये चैप्टर बेटा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चे, तो अच्छे से कर लेना। देखो बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। बायोमोलिक्यूल्स एक तरह से बेटा नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, लेकिन पाई जाती हैं लिविंग थिंग्स में, ठीक है। खुद तो नॉन लिविंग होती हैं, ठीक है, पाई कहाँ पे जाती हैं, लिविंग थिंग्स में। जैसे बेटा प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी में क्या है बेटा बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तरह का बेटा कंपाउंड मॉलिक्यूल या एटम की फॉर्म में ही होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो क्या हुए, नॉन लिविंग थिंग्स हुई, ठीक है, लेकिन पाई जाती हैं लिविंग चीज़ों में, मतलब प्लांट्स में, एनिमल्स में, है ना। तो इसी वजह से ये क्या होती है, मतलब इनको बायोमोलिक्यूल्स इसी वजह से बोला जाता है। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं। एंड जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या है बेटा, लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो जो ये नॉन लिविंग थिंग्स होंगे दैट आर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो क्या है, देन वाई लिविंग सिस्टम ग्रोज, सस्टेन, रिप्रोड्यूस। अब देखो बेटा ये ही चीज़ें हैं जो ये बायोकेमिकल्स होते हैं या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इन बायोमोलिक्यूल्स की वजह से ही हमारी बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं, है ना। इन बायोकेमिकल प्रोसेसेस की वजह से ही हम क्या हैं, ग्रो करते हैं, लाइफ में सस्टेन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमारी मेंटेनेंस है, हमारी ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, बायोमोलिक्यूल्स पे, ठीक है बच्चों। देन अब क्वेश्चन आता है कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, बायोमोलिक्यूल्स लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स ये है क्या, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स है क्या, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखते हैं व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। जो बायोमोलिक्यूल है बेटा, बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन देखते हैं बेटा। ये ना बायोमोलिक्यूल्स की हम दो तरीके से डेफिनेशन करेंगे, दो तरीके से डेफिनेशन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बायोमोलिक्यूल्स का ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा क्या ओवरव्यू है, बायोमोलिक्यूल्स मे बी डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स लाइफलेस केमिकल सब्सटेंसेस विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ। क्या होती हैं, ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जो क्या है, लाइफलेस हैं, मतलब नॉन लिविंग है, ठीक है। एक तरह से केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या है, लाइफ का बेस बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम ग्रोथ करते हैं, हमारी बॉडी का मेंटेनेंस होता है एंड रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या क्या एग्जांपल है बायोमोलिक्यूल्स की, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट बेटा ऑब्जेक्टिव क्या है बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ने का, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमें ग्रो करने के लिए जो हम फूड खाते हैं या कोई भी मटेरियल का यूज़ करते हैं, उनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये हमारी कुछ चीज़ें तो क्या है बच्चों हमारी बॉडी के अंदर है। कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं थ्रू फूड, वाटर, या कुछ भी चीज़ें जो भी हम खाते पीते हैं, ठीक है, या फिर जो भी हम पहनते हैं, है ना, उनमें भी ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, हमारे शेल्टर में भी ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए इन चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें बनी किससे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या हैं, इनकी एग्जांपल देखो पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल देखो क्या होती है, केन शुगर, शुगर जो हम खाते हैं, है ना, शुगर वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज है, स्टार्च है जो पोटैटो में प्रेजेंट होती है ना, फूड में प्रेजेंट होती है, दैट ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन दो तरीके से करनी है। फर्स्ट जो डेफिनेशन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की, ये है बेटा ओल्ड डेफिनेशन।
ओल्ड डेफिनेशन है। ओल्ड डेफिनेशन का क्या मतलब कि पहले, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को इस व्यू से देखा जा रहा था जिसको हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसको मॉडिफाई कर दिया गया है न्यू डेफिनेशन के लिए, क्योंकि इस डेफिनेशन की कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है। वो क्या लिमिटेशंस थी वो बाद में करेंगे, पहले देख तो लेकिन ओल्ड डेफिनेशन है क्या। चलो, कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है बेटा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोला जाता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कि कार्बन जो है ना वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइंड है, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, एक्स कार्बन है एंड ये क्या है, वाई वाटर मॉलिक्यूल से क्या है, कंबाइंड है। तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो ये फॉर्मूला एग्जिबिट करते हैं ना, ठीक है, जो भी ये फॉर्मूला एग्जिबिट करते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। जिनके पास ये फॉर्मूला होगा वो क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है बच्चों। क्या है जनरल फॉर्मूला? ये वाला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने ग्लूकोज किया ना, ग्लूकोज क्या है? क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, C6H12O6 होता है ना। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें C6H2O6, क्या हम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऑब्वियसली। क्या बन जाएगा? C6 2 × 6 12 H12O6, ठीक है, बन जाएगा। इसका मतलब ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज ये वाला फॉर्मूला क्या है? एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी ओल्ड डेफिनेशन। लेकिन इस डेफिनेशन की थी कुछ लिमिटेशंस। वो क्या लिमिटेशंस थी? वो लिमिटेशन ये थी बेटा, एक ना कार्बोहाइड्रेट होता है रेमनोज। रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O5, ठीक है। अब क्या हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं? C6H2O, Y की वैल्यू क्या आएगी? अगर मान लो हम 5 लिखें तो H क्या होनी चाहिए? 10। अगर हम यहाँ पे 6 लिखें तो H तो सही हो जाएंगे लेकिन O6 हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला, ठीक है, ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, सही नहीं है ना। लेकिन फिर भी ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कैसे पता चला कार्बोहाइड्रेट है? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है, इसीलिए ये कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन इसका फॉर्मूला ये नहीं है, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका मतलब हमारी डेफिनेशन में कुछ कमी है अभी, ठीक है। देन क्या आया? जैसे CH3COOH है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग लिखे। देखो कार्बन कितने हैं इसमें? 2, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको ऐसे लिख सकते हैं H2C2H2O2। तो इस फॉर्मूले से ये बन सकता है ना, बन सकता है ना इजीली। तो इसका क्या मतलब है कि ये तो कार्बोहाइड्रेट है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ कार्बोहाइड्रेट्स वाली नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट्स वाली प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट नहीं करता बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेशन में थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी कमी है कि कुछ तो कार्बोहाइड्रेट है वो फॉर्मूला नहीं कंटेन कर रहे, कुछ फॉर्मूला कंटेन कर रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें काफ़ी सारी कमीज़ हैं अभी, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड क्या बनाई? मॉडर्न डेफिनेशन बनाई गई कार्बोहाइड्रेट्स की। क्या मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ध्यान से समझो। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। क्या बोला जाता है इनको कि ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन का क्या मतलब? एल्डिहाइड का मतलब है CHO, मतलब ये ग्रुप लगा होना चाहिए, है ना। कीटोन का क्या मतलब है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनके पास या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या फिर कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। ये मस्ट कंडीशंस हैं, ठीक है। इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए और है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब कि इनके पास काफ़ी सारे OH ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक
ठीक है, काफ़ी सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होने चाहिए, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, थर्ड चीज़ जो होनी चाहिए वो है ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब इसके पास डी एंड एल आइसोमर्स होने चाहिए। ठीक है, क्या होता है बेटा ऑप्टिकली एक्टिव की जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट साइड पे रोटेट करवा दे। हमने ये किया था ना बेटा ऑप्टिकली एक्टिव वाला सारा। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव वो होने चाहिए। हमने बेटा ये किया था चैप्टर नंबर 10 में हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन के केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की थी, जब हमने SN1 एंड SN2 रिएक्शंस की थी, है ना, तब हमने चेक की थी। तो ये क्या होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन होने चाहिए। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या है बेटा, मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है, इसकी मिरर इमेज ये वाली बन रही है, इसको अगर हम डी बोलेंगे तो ये क्या होना चाहिए, एल, दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, देखो बेटा ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, ग्लिसरल्डिहाइड, ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, इसमें क्या देखो बेटा, ये जो है ना डॉट, ये क्या है, कार्बन है, ये फिशर प्रोजेक्शन होती है बेटा, जो ऐसे बनाते हैं ना क्रॉस करके, इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये क्या है, कार्बन है, जो ये जहाँ पे ये कट कर रही है ना दोनों लाइंस, दैट आर कार्बन। कैसे पता चला बेटा कि ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका पता इस वजह से चला क्योंकि इसके पास क्या है बेटा, CHO ग्रुप लगा है, मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, एक कंडीशन हमारी पूरी होगी कि ये क्या है, एल्डिहाइड है। दूसरी चीज़, इसके पास दो क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे हैं, तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, इसकी मिरर इमेज बनाओ। ठीक है, मिरर इमेज मान लो अगर हम इसकी बनाएंगे तो कैसे बनेंगी, यहाँ पे CHO ही रहेगा, यहाँ पे CH2OH ही रहेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H। अगर हम इसको D मान के चले तो ये क्या होगा, L। तो इसी वजह से इसके पास तीनों चीज़ें हैं, देन दिस इज़ कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट देखो, विच कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट। ठीक है, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्वीट्स होते हैं। ठीक है, उनको जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट होते हैं उनको हम बोलते हैं शुगर। जैसे सुक्रोज है, हम घर पे यूज़ करते हैं ना, चीनी का यूज़ करते हैं, दैट चीनी इज़ सुक्रोज। ठीक है, वो मीठी होती है, शुगर है। ठीक है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स मीठे होते हैं ना खाने में, उनका टेस्ट स्वीट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं उन कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, जैसे शुगर मिल्क में भी प्रेजेंट होती है लैक्टोज की फॉर्म में। ठीक है, उसमें क्या है बेटा, अगर हम मिल्क पीते हैं ना, उसमें स्वीटनेस होती है, दैट स्वीटनेस इज़ बिकॉज ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, देन शुगर इन फ्रूट्स भी तो मीठे होते हैं, उनमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा सैकराइड्स भी बोला जाता है, सैकराइड्स का मतलब भी शुगर ही होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं, सैकराइड्स का मतलब भी शुगर ही होता है। ठीक है, अब ये समझो बेटा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मिल्क में कौन सा शुगर या कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, दैट इज़ लैक्टोज। फ्रूट्स में कौन सा शुगर प्रेजेंट है या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, फ्रक्टोज। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब आती है कॉन्फ़िगरेशन की बात, D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा ध्यान से समझो, एक तो हम करते थे छोटी d छोटी l, है ना। छोटी d का क्या मतलब होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो भी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करवाता है, दैट इज़ d, है ना, स्मॉल d। इसको हम प्लस का साइन भी देते हैं। एंड एक होता है L, दैट इज़ लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करवाते हैं, एंड इसको हम माइनस साइन से भी डिनोट करवाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है बेटा कैपिटल D एंड कैपिटल L की। एक्चुअल में बेटा कैपिटल D एंड कैपिटल L डेक्स्ट्रो एंड लीवो से रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, ये नॉमनक्लेचर से रिलेटेड है। इससे नॉमनक्लेचर कार्बोहाइड्रेट्स की नेमिंग लिखते हैं। ठीक है, ये देखना होता है कि जो लास्ट वाली कार्बन है ना, लास्ट वाली जो कार्बन है, नीचे वाली जो कार्बन होगी लास्ट वाली कार्बन, उससे जो ऊपर वाली कार्बन है,
नीचे वाली कार्बन से ऊपर वाली कार्बन देखनी होती है, उसका OH ग्रुप देखना होता है। अगर उसका OH ग्रुप राइट साइड पे है उसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, अगर उसका जो लेफ्ट साइड पे है उसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ कैपिटल D अगर राइट साइड पे OH है, अगर OH लेफ्ट साइड पे है दिस इज़ कैपिटल L। ठीक है, इसको डोनेट करेंगे प्लस से, इसको माइनस से। ठीक है, माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं, ऐसा नहीं है कि कैपिटल D है ना तो इसके साथ हमेशा प्लस ही आएगा, नहीं बेटा, कैपिटल D के साथ क्या है माइनस भी आ सकता है, क्योंकि कैपिटल D तो ओनली कॉन्फ़िगरेशन ये चीज़ बता रहा है कि OH किस साइड है ना, लेकिन माइनस क्या बता रहा है कि ये लीवो रोटेटरी है, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करवा रहा है। ठीक है, तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि D के साथ प्लस ही आएगा या L के साथ माइनस ही आएगा, मतलब D के साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल d है, L के साथ स्मॉल l है, ये दोनों इंटरचेंज भी हो सकते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं बेटा कि वो किधर रोटेट करवा रहा है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अगर हम बताएं कि कौन सा D है कौन सा L है, हमने कहाँ से चेक करना है, लास्ट वाली कार्बन के ऊपर वाला कार्बन। ठीक है, तो ये क्या होगा स्मॉल d, हमें नहीं पता कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है, लेकिन कैपिटल D, सॉरी बेटा गलती से बोल गई, कैपिटल D हमें नहीं पता डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, लेकिन कैपिटल D है ये हमें पता है। ठीक है, बिकॉज ये राइट साइड पे है। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो ये भी राइट साइड पे है तो ये भी D होगा, ये लेफ्ट साइड पे है तो ये L होगा, कैपिटल L। ठीक है बच्चों, समझ में आया, वही चीज़ है कैपिटल D कैपिटल D कैपिटल L। देन है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं कि कितने तरह के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनको हम क्लासीफाई करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे इसको क्लासीफाई करते हैं, फिर हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बेसिस पे इसको हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे इसको किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, 1 यूनिट। तो मोनोसैकेराइड में क्या होगा कि जब हम कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करेंगे इससे सिंपल कोई भी यूनिट नहीं बननी चाहिए। ठीक है, मोनोसैकेराइड की जब मोनोसैकेराइड होगा तो कार्बोहाइड्रेट ही ना, चाहे मोनोसैकेराइड है, इसकी जब भी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे मतलब इसमें जब हम वाटर की एडिशन करवाएंगे तो और इससे छोटी कोई भी और कार्बोहाइड्रेट की यूनिट नहीं बन सकती, उसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, ठीक है, इससे छोटी यूनिट हम नहीं बना सकते इससे हाइड्रोलिसिस करके, तो इसी वजह से इसको मोनोसैकेराइड बोला जाता है। ठीक है, फिर आते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस से उसकी 2 से लेके 10 तक सिंपलर यूनिट बन सके, 2 बन सके, 3 बन सके, 4 बन सके, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है बेटा फ्यू। ठीक है, कि कुछ हमारे पास क्या बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट स्मॉलर यूनिट्स बन रही हैं। ठीक है, जैसे डाइसैकेराइड जो 2 यूनिट्स में डिवाइड होता है, ट्राइसैकेराइड जो 3 में, टेट्रा जो 4 में। ठीक है, इस तरह से। एंड इसमें मोस्ट कॉमन जो होते हैं बेटा वो हैं डाइसैकेराइड। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब डाइसैकेराइड जो हैं। देन डाइसैकेराइड क्या होंगे, जो 2 सिंपल यूनिट में इसको डिवाइड कर सके उनको हम क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। इसकी कॉमन एग्जांपल है बेटा सुक्रोज। ठीक है, जब हम सुक्रोज की क्या करते हैं, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 चीज़ें बनती है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आपको याद हो हम क्या करते थे बेटा, C12H22O11, है ना, इसमें जब हम वाटर की एडिशन करते हैं तो 2 चीज़ें बनती हैं, C6H12O6, है ना, देन C6H12O6, जिसमें से एक तो ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। ठीक है, एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। तो यहाँ पे काउंट करो, 12 है, 6 + 6 12 कार्बन्स हो गई, 22 + 2 24, 24 हाइड्रोजन हो गई, 11 + 1 12 12 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है बेटा,
तो इस तरह से ये मतलब सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड। इसी तरह से माल्टोज जो है, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दो हमारे पास ग्लूकोज बनते हैं। क्या बनते हैं? दो ग्लूकोज बनते हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारे पास, डाइसैकेराइड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डाइसैकेराइड। नेक्स्ट है बेटा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ऐसे जो क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ सिंपलर यूनिट्स बन जाएंगी। ठीक है बेटा, एंड दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। ऐसे ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना, इनका स्वीट टेस्ट नहीं होता, इसी वजह से इनको नॉन शुगर बोला जाता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटा? इसकी एग्जाम्पल्स हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? पॉलीसैकेराइड की एग्जाम्पल्स बेटा याद करनी है आपको, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही पूछ लेते हैं कि ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर या रिड्यूसिंग कैरेक्टर, हम इसको कैरेक्टराइज करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। देखो बेटा, रिड्यूसिंग उसके बेसिस पे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो रिड्यूसिंग शुगर, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो फिलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिन रिएजेंट के साथ रिड्यूस हो जाती है ना। जो रिड्यूस नहीं होती है उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इनके एग्जाम्पल्स देख लो। एग्जाम्पल्स हैं जैसे बेटा हमारे पास ये है, ये एल्डिहाइड है एंड दिस इज़ कीटोन। ठीक है, ये क्या है? रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। ऑल मोनोसैकेराइड, जो भी सारे मोनोसैकेराइड्स हैं ना बेटा, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है? सुक्रोज। ठीक है, ये क्या है? रिड्यूस नहीं करती है। इसके बाद बेटा मोनोसैकेराइड को थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड की एक बेस्ट एग्जांपल है बेटा ग्लूकोज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। तो देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये स्वीट फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। ग्रेप शुगर भी बोलते हैं बिकॉज ये ग्रेप्स में मिलती है। ठीक है, ग्रेप्स में मिलती है इसीलिए इसको ग्रेप शुगर भी बोला जाता है। ठीक है, हनी में भी ये प्रेजेंट होती है। इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से, सुक्रोज से एंड स्टार्च से इसकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुक्रोज से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है बेटा, सुक्रोज से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। सुक्रोज को केन शुगर भी बोला जाता है। जो चीनी हम घर में यूज़ करते हैं दैट इज़ सुक्रोज। उसको जब हम बॉयल करेंगे ना, ठीक है, डिल्यूट HCl की प्रेजेंस में जब उसको बॉयल करेंगे तो ये दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ठीक है, ये रही इसकी एग्जांपल, हम पहले भी करके आए हैं। या फिर अगर हम सुक्रोज को अल्कोहलिक सॉल्यूशन में बॉयल कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तब भी ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हमें दे देता है। इसके बाद है बेटा स्टार्च। स्टार्च से हम कैसे बनाएंगे? कमर्शियली स्टार्च से प्रेपरेशन की जाती है ग्लूकोज की। इंडस्ट्रीज़ में इससे प्रेपरेशन की जाती है ग्लूकोज की। कैसे बनाएंगे? स्टार्च को की हाइड्रोलिसिस की डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, एंड हमें थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, स्टार्च का फॉर्मूला देख लो। सुक्रोज का तो हमने किया था, स्टार्च का देख लो बेटा क्या होता है, C6H10O5। एंड ये क्या है बेटा? एक पॉलीसैकेराइड है, यहाँ पे हम N लगाएंगे, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पता नहीं N की कितनी ही टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? पहले तो बेटा ये जो है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक। ठीक है, एंड काफ़ी अबंडेंट है अर्थ पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसका C6H12O6। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज, डेक्सट्रोज, ये दोनों नामों से भी जाना जाता है। एल्डोहेक्सोज का क्या मतलब होता है बेटा? देखो यहाँ पे कितनी कार्बन्स हैं? 6 कार्बन्स हैं। 6 कार्बन्स को हम हेक्स बोलते हैं। ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट के लिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट के लिए एक चीज़ यूज़ की जाती है OSE, शुगर के लिए भी OSE। तो इसीलिए ये क्या है? हेक्सोज। ठीक है, एल्डो का मतलब
एल्डो का मतलब एल्डिहाइड, मतलब इसमें CHO ग्रुप लगा होता है, इसीलिए ये क्या है एल्डो हेक्सोज। जिसमें क्या हो कीटोन ग्रुप हो उसको हम बोलते हैं कीटो हेक्सोज। अगर 6 हैं तो हेक्सोज 3 हैं, ट्राइओज, इस तरह से। समझ में आया? तो ये क्या है एल्डो हेक्सोज एंड इसको डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। नेक्स्ट है बेटा हम ये इसकी जो स्ट्रक्चर है ना उसको देखते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर हम इसके ना एविडेंसेस करेंगे कि कैसे पता चला कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर यही होती है। हाँ जी बेटा, तो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है बेटा, देखो इसमें 6 कार्बन्स हैं, है ना, हमें पता है 6 कार्बन्स हैं, तो हमें 6 कार्बन्स लिंक करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, सॉरी 1 मिनट रुको, दोबारा से करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन्स हैं जो आपस में ज्वाइंट होती हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाली कार्बन होती है ना बेटा, उस पर क्या लगा होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप। हमने देखा ना कि ग्लूकोज क्या है एल्डो हेक्सोज है, हेक्सोज तो कर लिया, 6 कर ली। जो लास्ट वाला है उस पर क्या लगा होता है CHO, सीधा हम क्या लगा लेते हैं यहाँ पे CHO लगा हुआ है। जो फर्स्ट वाला है उस पर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। एंड देन लास्ट वाले पे हमने क्या लगाना है CH2OH, CH2OH, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट कार्बन है ना उस पर लगा होता है OH। ये वाली कार्बन होती है ना, इस पर एक्चुअली यहाँ पे H होता है एंड यहाँ पे OH होता है, ठीक है। फिर आता है OH H, यहाँ पे भी आएगा OH एंड H। ये होती है बेटा पूरी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्लूकोज जो है ये वाला ग्लूकोज डी ग्लूकोज होता है, बिकॉज जो नीचे वाली कार्बन के जस्ट ऊपर वाली कार्बन है उसका जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे लगा है, राइट साइड पे, दैट्स वाई ये क्या होती है डी ग्लूकोज। समझ में आया बच्चों? चलो ये हमारी क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बेटा देखो जो बीच वाली 4 थी ना उनमें सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन है, एक एक OH है, तो इसीलिए उसको CHOH4 लिख दिया, ठीक है। ऊपर CHO लगाया, नीचे हमने CH2OH लगा दिया, ठीक है बेटा। ये वाली हमारी स्ट्रक्चर बन गई। अब देखो बेटा हमने ये देखना है कि ये स्ट्रक्चर हमने बता दी है, लेकिन ये स्ट्रक्चर पता कैसे चली ही की है, ठीक है। पहले क्या करवाया, ग्लूकोज को रिएक्ट करवाया HI एंड हीट के साथ, ठीक है। याद रखना बेटा जब भी हम HI एंड हीट का यूज़ करते हैं इकट्ठे, तो इसका काम क्या होता है, रिडक्शन का। ये रिडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, रिडक्शन करता है एंड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन बना देता है। जो भी चीज़ हो उससे क्या बन जाएगी, एल्केन बन जाएगी, रिडक्शन करवा के एल्केन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज की क्या करवाई, HI एंड हीट के साथ रिएक्शन करवाई, तो हमारे पास क्या बन गई, एल्केन बन गई। कौन सी एल्केन, हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन बन गई। एंड बेटा जो हेक्सेन बनी ना, हेक्सेन बनी वो कौन सी थी, N हेक्सेन थी, मतलब हमारे पास लीनियर चेन बनी। लीनियर चेन बनी इसका क्या मतलब है कि जो ग्लूकोज है ना उसमें सारे कार्बन्स लीनियर वे में अटैच्ड हैं, ठीक है, सारे कार्बन लीनियर वे में अटैच है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा एविडेंस है वो किसके लिए है कि जो हमारी सारी स्ट्रेट चेन में लिंक्ड है 6 कार्बन्स, ठीक है। कैसे कंफर्म हुआ, इस रिएक्शन के साथ, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के लिए सेकंड टेस्ट करते हैं कि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, इसके लिए हम क्या करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। इसके लिए बेटा 2 रिएक्शंस करवाएंगे। एक में तो हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाएंगे HCN से, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा, ठीक है। एक बारी हम हाइड्रोक्सिल अमायन से रिएक्शन करवाएंगे, मतलब NH4OH से रिएक्शन करवाएंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑक्साइन बन जाएगा, ठीक है। इससे हमें क्या चीज़ कंफर्म होगी कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन करवाएंगे कैसे, ये देखो, सॉरी राजी, NH4 नहीं NH2OH लगाएंगे, ठीक है, NH2OH लगाएंगे, वो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। हमने क्या लेना है, अमायन, हाइड्रोक्सी अमायन लेना है, इसी वजह से NH2 लगाएंगे,
ठीक है। NH2OH से हमने ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई तो होगा क्या, ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इससे क्या बन जाएगा, देखो बेटा इसको ना थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं हम, ताकि आपको क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सिल है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, इसके साथ क्या लगे हैं, NH2OH है ना, तो हम क्या लगाएंगे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा, OH। ये रिएक्शन है। यहाँ से बेटा क्या करेंगे, वाटर को बाहर निकाल दिया, वाटर को बाहर निकाल दिया, क्या बन गया, बना क्या, CH डबल बॉन्ड NOH, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। समझ में आया, मतलब NH2 को इस ग्रुप से ही ये रिएक्शन करेगा, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, इसने कार्बोनिल ग्रुप से ही रिएक्शन करनी होती है, कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन करेगा, ये चीज़ बन गई। इसका मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड, जब हमने रिएक्शन करवाई HCN के साथ, HCN के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, इस रिएक्शन को समझो, क्या है बेटा, हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने HCN के साथ करवाई तो ये टूटेगा कैसे, H पे पॉजिटिव चार्ज, CN पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो N है ना, ये कार्बन पे अटैच करेगा, CN कार्बन पे अटैच करेगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया तो H इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा बेटा, हमारे पास कार्बन है, इसके पास CN लग गया, H तो पहले से ही था, ठीक है। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज आ गया, अब उसके पास OH लग गया, मतलब हमारे पास ये ग्रुप हो गया। मतलब इन दोनों रिएक्शन से हमें ये कंफर्म हो गया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो हम करवा रहे हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है ना वो एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप तो एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट होता है, कीटोन में भी प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी प्रेजेंट होता है, एनहाइड्राइड में भी प्रेजेंट होता है, एस्टर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है। उसके लिए रिएक्शन करवाई, उसके लिए बेटा ग्लूकोज की क्या करवानी होती है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, मतलब माइल्ड ऑक्सीडेशन करवानी होती है। हम क्या डालेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, कम रिएक्टिव है। ब्रोमीन वाटर के साथ हमने रिएक्शन करवाया, वाटर में Br2 ऐड है, ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो होगा क्या, ब्रोमीन वाटर से जब हम रिएक्शन करवाएंगे ना, ये बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि सिर्फ रिएक्टिव ऑक्सीडेशन, मतलब किसी एक चीज़ की ही ऑक्सीडेशन कर पाएगा, ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, किसी एक चीज़ की ही ऑक्सीडेशन कर पाएगा। जब ये एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करता है तब कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। इससे क्या पता चला, ये सिर्फ एल्डिहाइड की ही करता है बेटा, एल्डिहाइड को ही कन्वर्ट कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, कीटोन को नहीं कर सकता, एल्डिहाइड को ही कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्या बन गया हमारे पास बच्चों, इसका एविडेंस आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट फोर्थ, हमारा फोर्थ जो है, ये टेस्ट हम करवाते हैं किस चीज़ की कंफर्मेशन के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसके लिए हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझो कि जब एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो बनता क्या है, क्योंकि हमने OH की प्रेजेंस को चेक करना है ना, OH की प्रेजेंस को चेक करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट कैसे करता है, OH ग्रुप के साथ रिएक्ट कैसे करता है। जब बेटा ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, तो बनेगा क्या, यहाँ से H एंड यहाँ से हमारे पास ये ग्रुप गया, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या बन गया, क्या बन गया, CH3COOH, क्या बन गया हमारे पास, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बन गया। बचा क्या हमारे पास, ROCOCH3, ये जुड़ गया। जब हमारे पास ये जुड़ गया तो ये क्या बन गया बेटा हमारे पास, एसीटेट,
ठीक है, एसीटेट बन गया। अब अगर हमारे पास 5 एसीटेट ग्रुप्स बन जाते हैं तो हम क्या समझेंगे, H चला गया वहाँ से, OR बच गया वहाँ पे, उसके साथ आके ये ग्रुप लग गया। अगर हमारे पास 5 एसीटेट ग्रुप्स बन जाते हैं तो इसके बाद हम क्या समझेंगे कि हमारे पास क्या है, 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो चलो रिएक्शन करवाते हैं। जब हमने रिएक्शन करवाई एसिटिक एनहाइड्राइड से तो क्या हुआ, हमारे पास 5 पेंटा एसीटेट बन गया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। देखो ये जो पांचों OH ग्रुप है ना, पांचों OH ग्रुप पे क्या हो गया, एसीटेट आयन क्या है, आके जुड़ गया। समझ आई? इसका क्या मतलब है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी क्या हो गया हमारे पास, कंफर्म हो गया। ठीक है बेटा, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।